नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट कॉलेज स्टडी पर। और आज हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट 1। इस पार्ट 1 में हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने के चांस काफ़ी हाई रहते हैं और इनमें से बहुत बार तो बहुत से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो लगभग 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आपकी फुल तरीके से बढ़िया तरीके से तैयारी हो पाए और आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ। अगर आपने इस वीडियो को कर लिया ना तो आपकी एकदम बेस्ट टॉप लेवल की तैयारी हो जाएगी। पार्ट 1 में मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा और पार्ट 2 में मैं आपको ओल्ड पेपर्स के सॉल्यूशंस करवाऊंगा। उस आधार पर उनके पेपर पैटर्न को दिखवाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से उसमें पूछे जाते हैं कि नहीं। और कई बार तो मैंने सुना है PYQs भी रिपीट हो जाते हैं, तो उस पार्ट 2 को देखना भी मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए महिला सशक्तिकरण को ख़त्म करने की ओर हम बढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में वुमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है। तो ये जो है हमारा सेकेंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स है एंड ये नया पैटर्न आ चुका है, इसका नया सिलेबस है। उस आधार पर इसकी 2-3 यूनिट है। यूनिट 1 में भारत में महिला सशक्तिकरण का इतिहास के बारे में चर्चा हुई है। यूनिट 2 में उसके अवधारणा की चर्चा हुई है एंड नेक्स्ट यूनिट 1 में ही चल रहा है। उसके थर्ड टॉपिक पे बढ़े तो महिला सशक्तिकरण के आयाम जैसे सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक और राजनीतिक आयाम, इनकी चर्चा हुई है। अगर यूनिट 2 पे चले तो यूनिट 2 में महिला सशक्तिकरण, इसके संवैधानिक प्रावधान एवं कानून, उसके बाद नीति योजनाएं केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में यहाँ पे मध्य प्रदेश पर स्पेशल फोकस किया है। उसके बाद लास्ट यूनिट है महिला सशक्तिकरण के मुद्दे, चुनौतियां, सहायक अभिकरण जैसे गैर सरकारी संगठन, सहायता समूह, पंचायती राज, भारत की शक्तिशाली महिला नेतृत्व। इन सभी महिलाओं से क्वेश्चन आते हैं लाइक अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, सावित्रीबाई फुले, मैरी कॉम, सिंधुताई सखपाल, टेसी थॉमस, इंदिरा नूई, गौरा देवी। तो ये था आपका सिलेबस और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो महिला सशक्तिकरण का चलिए क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनकी आशंका ज़्यादा रहती है, 90% से ज़्यादा रहती है आशंका पेपर में आने की। और ये एक प्रकार से मॉडल क्वेश्चंस होते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो इनको मिस नहीं करें, ठीक है। और शायद मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊँ, तो उस पार्ट 2 में मैं पिछले साल के जो ओल्ड पेपर होंगे उसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। इस आधार पर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप देखना, और वहां से रिपीट भी होते हैं, ये बात सच है, ठीक है। उनको जरूर देखें, पार्ट 1 अकेला देखकर ना रह जाए, पार्ट 2 को भी जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सरल अर्थ में महिला सशक्तिकरण क्या है? महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, उनको धनी बनाना, उनको मजबूत बनाना। जी हाँ, ये तीनों के तीनों आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण किसके लिए है? महिलाओं के न्याय के लिए, पुरुषों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखो उत्थान क्या होता है? उत्थान मतलब होता है प्रगति, उनको बढ़ाना। तो महिलाओं को बढ़ाना, महिलाओं की प्रगति करवाना, उसके लिए है महिला सशक्तिकरण। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद महिला सशक्तिकरण हेतु प्राथमिकता, इसका क्या अर्थ है? तो महिलाओं को मतदान का अधिकार देना, महिला सशक्तिकरण करना, नारी शक्ति। तो ये सभी के सभी आंसर बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो याद रखना अवंतीबाई जो थी रामगढ़ की रानी थी। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखिए, राष्ट्रीय बाल नीति 2013। पहले तो आपको यही याद रख लेना है कि राष्ट्रीय बाल नीति कब आई? 2013 में। राज्य बाल नीति, राष्ट्रीय बाल नीति एवं राज्य बाल नीति 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्तियों को बच्चा मानती है। राजस्थान सरकार बच्चों को समान नागरिक तथा अधिकारिक धारक के रूप में मान्यता देती है। बताइए राज्य बाल नीति कब बनी? हालांकि ये क्वेश्चन कोई मतलब अच्छा नहीं बनाया है, उन्होंने डिजाइन नहीं किया है, बट इन जो 3 लाइन है ना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एक दो और डिजाइन हो सकते हैं कि राष्ट्रीय बाल नीति कब आई, उसके बाद राज्य बाल नीति कब आई। तो ये तो उन्होंने पूछा, ये तो बता दूं 2008 में आई थी, ठीक है। और किन किन उम्र से कम बच्चों को बच्चा मानती है सरकार? तो 18 वर्ष से कम उम्र के, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद निम्नलिखित में से सही सुमेलित का चुनाव, मतलब कौन सा चीज सही लिखी हुई है। अगला देखिए, यहाँ से यहाँ पे लिखा है किशोर न्याय अधिनियम।
तो किशोर न्याय अधिनियम 2003 लिखा है, ये गलत है। किशोर न्याय अधिनियम याद रखना, पुराना जो सबसे पहला किशोर न्याय अधिनियम आया था वो आया था 2000 में, उसके बाद एक और आया था, वो आया था 2015 में। ठीक है, तो ये गलत होगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम 2008, ये गलत है, 2006 में आया था। कब आया था? 2006 में। उसके बाद अभिभावक एवं वार्डन्स अधिनियम, ये 2006 में बता रहे हैं, नहीं, ये 1890 में ही आ चुका था। तो यहाँ तक क्लियर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? उनका अशिक्षित होना, उनकी आर्थिक निर्भरता, उन रूढ़िवादी समाज जो अपनी अपनी चलाता है महिलाओं के लिए कुछ नियम, जैसे घर से बाहर नहीं निकलने देते उनको, है ना, तो ये सब उनके पिछड़ेपन के मुख्य कारण है। बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन सही है, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एनसीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है, याद रखना, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है। उसके बाद कौन सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति मतलब जो उनको विरासत में मिली है, यानी पिता से या फिर पूर्वजों से मिली है, पैतृक संपत्ति के वारिस का अधिकार सुनिश्चित करना है। मतलब कौन सा उत्तराधिकार अधिनियम, मतलब अधिकार, जिस चीज के हक हो, ठीक है, महिलाओं का। तो महिलाओं के वारिस, मतलब महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति के वारिस के रूप में अधिकार कब मिला था? तो यार रखना 1956 में इस आधार पर अधिकार बना था। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दहेज को मना करना, मतलब ये अधिनियम 1961 में ही लागू कर दिया था, लेकिन दहेज तो अभी चालू ही है। ठीक है। प्राचीन काल में लड़कियों को देवता को समर्पित करने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता था? तो वो थी सती प्रथा, मत करना, देवदासी। सती प्रथा तो वो अग्नि परीक्षा देती थी, मतलब अग्नि में जल जाती थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। उसके बाद सती प्रथा के उन्मूलन में पहल करने वाले समाज सुधारक कौन हैं? तो इनमें से हैं राजा राम मोहन राय। ज्योतिराव फुले नहीं है, राजा राम मोहन राय है। ठीक है। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2011 में की गई। बताइए, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का शॉर्टकट नाम क्या है? तो राज्य दत्तक जो ग्रहण संसाधन, उसका शॉर्टकट नाम मैं बताऊं तो वो है सारा। क्या है? सारा। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, देखो सारा क्या है? कि राज्य की संसाधन एजेंसी, यानी स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। इसमें पता है क्या होता है? इसमें राज्य में बच्चों को गोद लेने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसकी निगरानी करती है राज्य सरकार। सुनिश्चित करती है कि अनाथ या छोड़े गए बच्चों को कानूनी तरीके से सही परिवार मिले। ठीक है। और ये किसके साथ मिलकर काम करती है? ये करती है CARA के साथ, मतलब सेंट्रल के साथ। ठीक है। तो केंद्र में जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है उसके साथ मिलकर ये काम करती है, केंद्र दत्तक ग्रहण संसाधन के साथ। ठीक है। तो सारा किसके संग करती है? कारा, यानी CARA। निम्नलिखित में से महिला सशक्तिकरण की समस्या कौन सी है? तो बाल विवाह होना, उनका लिंग भेदभाव, जेंडर के आधार पर भेदभाव, घरेलू हिंसा होना, तो ये सभी उसकी समस्या है। उसका दहेज हत्या तथा पत्नी को पीटना किस हिंसा का उदाहरण है? तो वो देखो, पत्नी को पीटना ये घरेलू हिंसा है, घर के मामले हैं। उसके बाद राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत, 2 मिनट, हाँ, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2010 को नई दिल्ली में की गई। देखो ये पॉइंट ही याद रख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में कितने राज्य महिला संदर्भ केंद्र खोलने का प्रावधान किया है? तो याद रखना, प्रत्येक राज्य में एक, प्रत्येक राज्य में एक। ठीक है। ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं ना 3-3 लाइन के, उनमें उन लाइनों को ध्यान रखा करिए, क्योंकि उनमें भी कुछ क्वेश्चन छुपे होते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होते हैं। कन्या भ्रूण हत्या तथा छेड़खानी किस हिंसा का उदाहरण है? तो ये होती है सामाजिक हिंसा। ठीक है। उसके बाद महिला संगठनों द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात की अवधि में निम्नलिखित विवादों में से कौन सा विवाद नहीं उठाया गया है? तो इसका सही उत्तर है पुरुष कामगारों को महिला कामगारों से बदलना। मतलब ये है कि जब महिला आंदोलनों होते हैं तो उनमें महिलाओं को ऊपर उठाने की बात होती है, लेकिन कभी भी ये विवाद नहीं उठाया महिला आंदोलनों ने कि पुरुष कामगारों को हटा दो और महिलाओं को रख लो। ये नहीं, ये तो गलत है यार, पुरुष को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए और महिलाओं को भी। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि उन्होंने ये मांग रखी। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे अगर हम चले,
देखिए, राजस्थान राज्य बालिका नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो पहला फैक्ट तो आपको यही याद रखना है। उसके बाद बताइए, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राज्य बालिका नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई, जिससे इस नीति से बालिकाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मिलेगी। देखो, पहले याद रख लो कि इस नीति से क्या मिलेगा, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमको ये पूछा है कि इस बालिका नीति को मंजूरी कब दी गई, तो वो है 11 जनवरी 2013 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं को किन चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो गरीबी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, सभी का। ठीक है, उपरोक्त सभी। सामाजिक संरचना जो महिलाओं तथा पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को संस्थापित करती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पितृसत्ता। क्या कहलाती है? पितृसत्ता कहलाती है। उसके बाद गोधन उप समूह में स्वयं सहायता समूह यानी SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, SHG, उसके आर्थिक सशक्तिकरण हेतु निम्न को सम्मिलित नहीं किया है। किसको सम्मिलित नहीं किया है? तो याद रखना, महिला बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण, ये सम्मिलित नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला सशक्तिकरण में सहायक एजेंसी नहीं है? वो है RBI। RBI महिला सशक्तिकरण में सहायक नहीं है, याद रखना। ठीक है, बाकी सब पंचायती राज, NGO, NGH ये सब हैं। उसके बाद ये देखिए, फिर से आ गया 3-4 लाइन का। तो चलिए, इसमें कुछ फैक्ट मिलेंगे अपने को। महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया। किसके लिए किया? महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को सुरक्षित करने के उद्देश्य से। अब भारत के 100 जिलों हेतु ये किया गया, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत के 100 जिलों में लागू किया गया, जिसमें से राजस्थान में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले 10 जिले शामिल किए गए। ये देख सकते हो कितनी ज्यादा अच्छे अच्छे फैक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो उन 10 जिलों में सबसे पहले शामिल कौन कौन से हैं वो देख लो। तो देखो, दौसा, झुंझुनू और सवाई माधोपुर, ये तीनों शामिल हैं, बस चुरू जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य करने वाला एक गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन को इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखना, NGO। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य करने वाला एक गैर सरकारी संगठन कौन सा है? तो वो है आपका आशा। कौन सा है? आशा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस यहाँ पे जो आशा लिखा है वो गलत है। आशा एक सरकारी संगठन है, इसका सही उत्तर है गूंज, जिसकी किसने स्थापना करी थी? तो अंशुमन ऐसे कोई थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, अंशुमन गुप्ता नाम के कोई थे। तो इसका सही आंसर गूंज है, आशा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा महिला विकास NGO नहीं है? तो वो है आपका सावधान। ठीक है, महिला विकास NGO नहीं है ये सावधान। अब देखिए, फिर से आ गया 3 लाइन का। भारत सरकार द्वारा संपोषित किशोरी शक्ति योजना को राज्य में किस रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया? यह योजना राज्य के 274 शहरी एवं ग्रामीण बाल विकास ब्लॉक में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना है ये वाला। अब ये पूछ कह रहे हैं कि राज्य में किस रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया? तो इसका नाम रखा गया था अपनी बेटी योजना। ये अपनी बेटी योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं के अधिकारों के लिए स्वयं का प्रतिनिधित्व करना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलें तो क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान सहित 5 प्रदेशों में कम उम्र में लड़कियों की शादी होने में बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिए, यानी रोक लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण को उसकी ओर सन 2010 में किस योजना को प्रारंभ किया गया? ठीक है, जो BPL। ठीक है, तो किस योजना को प्रारंभ किया? पहले इसका आंसर समझ लो, वो है प्रेरणा योजना। यानी प्रेरणा योजना का काम क्या था? वो क्वेश्चन में ही दिया है कि राजस्थान सहित 5 प्रदेशों में कम उम्र में लड़कियों की शादी हो रही थी, उससे बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, अब जो BPL परिवार की महिलाओं की शादी और बच्चे होने पर उनको राशि देकर लाभान्वित किया जाएगा, पुरस्कार राशि किसान विकास पत्र के रूप में दी जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए
आगे बढ़ते हैं, महिला स्वयं सहायता समूहों का अंतिम लक्ष्य क्या है, और वो है सशक्तिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार ने 15 जुलाई 2008 से किस योजना को शुरू करके इसे लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार लघु हैं, सीमांत कृषक तथा चयनित अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर सशक्त करने की विश्व की सबसे बड़ी पहल है। तो पहली बात तो ये योजना के बारे में पूरी डिटेल दे दी है कि 15 जुलाई 2008 को लागू की गई और इसका क्या मेन उद्देश्य है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब इसके अंतर्गत राज्य सरकार परिवार की एक महिला सदस्य के नाम 1500 रुपए की राशि बैंक में जमा करा रही है। इस योजना का नाम क्या रखा है, तो वो है महिला वित्तीय सशक्तिकरण एवं नारी समृद्धि योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, देखो कितने बड़े बड़े डाल दिए हैं यार। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 22 जून 2015 से देश भर में नंद घर योजना की शुरुआत हुई। यह सोनीपत जिले के गांव हसनपुर से की गई। इस योजना के तहत देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों को बड़े बड़े औद्योगिक घरानों कॉरपोरेट हाउस को गोद दिया जाएगा। ठीक है, तो बताइए राज्य में नंद घर योजना का लॉन्च कहाँ से किया गया। तो पहली बात तो ये नंद घर योजना के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, कब शुरू की गई, कहाँ से, मतलब क्या इसका काम है। अब बस पूछ क्या रहे हैं वो कि इसका लॉन्च कहाँ से हुआ था, तो याद रखना 11 मई 2015 को पाली से। कहाँ से, 11 मई 2015 को पाली से। चलिए 35 क्वेश्चन, महिलाओं को सशक्त बनाने में गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ, ठीक है, एनजीओ को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखो एनजीओ को वित्त के क्षेत्र में समस्या आती है, पैसे की कमी पड़ती है, कर्मियों के क्षेत्र में समस्या, उनको कम लोग मिलते हैं काम करने के लिए, कार्यक्रम की पहचान और कार्यान्वयन के क्षेत्र में समस्या है। ठीक है, तो ये सभी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं। अब एक योजना है पीताम्बरा योजना, वो विधवाओं, परित्यक्ताओं एवं 40 से अधिक उम्र की एकाकी महिलाओं को आवास सुविधा। इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई, देखो आवास सुविधा दी जाती है इस पीताम्बरा योजना के तहत। अब इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, तो याद रखना वो हुई कानोता जयपुर से। अब 37 वाला क्वेश्चन देखिए, SHG का कितना प्रतिशत विशेष रूप से महिलाओं के लिए। अब देखो SHG क्या है, देखो SHG पेपर में ये भी आ सकता है, या फिर जो हिंदी में लिख के आया SHG वो भी आ सकता है। इसके साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी लिखकर आ सकता है, या फिर स्वयं सहायता समूह। ठीक है, स्वयं सहायता समूह ये भी लिखकर आ सकता है। तो आप बिल्कुल घबराएं ना, ये घुमा फिरा कर ही आ सकते हैं। तो उसमें कितना प्रतिशत विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, तो वो है 90%। माइक्रो फाइनेंस के लिए वितरण चैनल में से एक SHG मॉडल है। SHG का अर्थ क्या है, तो SHG का अर्थ है स्वयं सहायता समूह। अब देखिए बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ, तो वो हुआ था 2007 में। एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं, वो होते हैं 10 से 20। उसके बाद बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 में। उसका निम्नलिखित में से कौन सा एक SHG का उद्देश्य है, तो वो है, तो SHG के जो उद्देश्य हैं, तो महिलाओं के में बचत की आदत को बढ़ावा देना, बिल्कुल, महिलाओं के मध्य सामूहिक निर्णय लेने का विकास करना, है ना। तीसरा है महिलाओं के आत्मविश्वास और क्षमताओं को बढ़ाना, बिल्कुल, ये तीनों के तीनों काम हैं SHG के, तो उपरोक्त सभी। उसके बाद भारतीय दंड संहिता कानून कब लाया गया, तो भारतीय दंड संहिता का कानून लाया गया 1860 में। उसके बाद SHG में बचत एवं ऋण गतिविधियों, जो हम बचत करते हैं, सेविंग और ऋण यानी लोन की जो गतिविधियां होती है, उनके संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, SHG के मेंबर्स हैं, यानी उनके सदस्य हैं समूह के, वो उनके द्वारा लिए जाते हैं। अगला है सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया था, तो किशोर न्याय अधिनियम आया था 1986 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है, स्वयं सहायता समूह क्या है, SHG, उसका लाभ कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं बताऊं, उचित ब्याज मिलता है, वो बात तो सही है, समय पर ऋण मिलता है, लोन मिलता है, बिल्कुल सही है, विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच मिल जाता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता नहीं करता है। अगर यहाँ पर नहीं हटा दो तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा दिया तो ये गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो वो था 2005 में।
महिलाओं के प्रति पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना नहीं, महिलाओं को रोजगार प्रदान करना ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु महिलाओं को सूचना देना ये भी नहीं। तो मुख्य उद्देश्य जो है, हालांकि हो सकते हैं थोड़े बहुत उद्देश्य, लेकिन मेन जो उद्देश्य है वो है विकास प्रशासन में भाग लेने हेतु तैयार करना। ठीक है, महिलाओं के विकास प्रशासन में। तो महिला, यही सही उत्तर है। भारत में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो भारत में महिलाओं के लिए कितनी नहीं, यहाँ पे बोलना चाह कहाँ सीटें आरक्षित हैं। तो मंत्रिपरिषद में, पंचायती राज संस्थान में, लोकसभा में या राज्य विधानसभा में? तो पंचायती राज संस्थान में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है शारदा एक्ट, याद रखना। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कितने पद आरक्षित हैं? तो याद रखना 1/3 यानी 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उसके बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 26 अक्टूबर 2006। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। 26 अक्टूबर 2006। उसके बाद बिच हंटिंग एक्ट ये कब लागू हुआ था? तो बिच हंटिंग एक्ट जो आपको लागू हुआ था 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। एनजीओ का पूरा नाम क्या है? तो एनजीओ का पूरा नाम है गैर संस्कारी संगठन, यानी गैर यानी नॉट गवर्नमेंट, और संगठन को हम ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे। ठीक है, तो गैर सरकारी संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है? तो यहाँ पे है 2006 में आया था, है ना, मैंने बताया। तो 2006 के जो नजदीक देखिए तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, उसके बाद गैर सरकारी संगठन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? तो गैर सरकारी संगठन देखो, वनों की कटाई में, वनों की कटाई में क्यों भूमिका निभाएंगे? वनों को काटना, उससे तो वो रोक लगाना चाह रहे हैं, ये तो गलत है। पुलिस बल को नियंत्रित करने नहीं, कानूनों से संबंधित नीति तैयार करने बिल्कुल नहीं, पर्यावरण नीति तैयार करने में, ये बात सही है। उसके बाद रानी अहिल्याबाई के पिता किस पद पर कार्यरत थे? तो वो थे पेशवा थे वो। अगला, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया? तो 20 मई 1961 को। ठीक है, उसके बाद अहिल्याबाई की राजधानी क्या थी? तो वो थी महेश्वर। क्या थी? महेश्वर। अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के किस गांव में हुआ था? तो वो हुआ था चांदी गांव में। किस गांव में? चांदी गांव में। अगला देखिए, महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1961 में। कब किया गया? 1961 में। महिलाओं को इससे लाभ मिलता है काफी। होलकर रियासत मूल रूप से कैसी रियासत थी? तो ये मराठा रियासत थी। ठीक है, मराठा थे। होलकर कौन थे? मराठा। उसके बाद जो बालक अपनी संस्कृति और समाज के नियमों की अवहेलना करे, मतलब उनको तोड़े, नियमों को, समाज विरोधी आचरण करे, समाज के विरोध में जाए, तो बाल अपराधी कहलाता है वो। उसके बाद रानी अहिल्याबाई का संबंध किस स्थान से था? तो वो था महेश्वर से। किससे था? महेश्वर से। अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर किस युद्ध में मारे गए? तो याद रखना कुंभेर की लड़ाई में। किसमें? कुंभेर की लड़ाई में। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? बाल अधिकारों का जो संरक्षण करना था उसके लिए राष्ट्रीय अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो याद रखना 2007 में। कब की गई? 2007 में। अहिल्याबाई नर्मदा नदी के तट पर एक तीर्थ स्थल पर रहती थी। वो कौन सा स्थल था? ऑब्वियस सी बात है, रामेश्वरम, महेश्वर उनकी खुद की राजधानी। जिसमें बालक को जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? वो पारित हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वो है मातोश्री। कौन सी लिखी है? मातोश्री। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष, यूनिसेफ को ऐसे भी लिखते हैं, आपको पता हो तो, यूनिसेफ हर वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस, मतलब बालकों से श्रम नहीं करवाया जाए, मतलब इसका अर्थ यही है। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 जून को। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस नगर में है? तो वो है आपका इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में। आईपीसी और 326 और 326 बी कब डाली गई थी?
2013 में। तो क्या आपको पता है आईपीसी 326 और 326 बी का होता क्या है इसमें? अगर पता है तो सबसे पहले तो देखो मैं ही बता देता हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, ठीक है। इसकी धारा 326 और 326 बी के मुताबिक ये था कि जब किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाई गई है, यानी ऐसा अपराध किया गया है, तो इस अपराध को रोकना और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना, दंड देना, बस यही था, कुछ खास नहीं था। 2013 में आई थी ये। किस मंदिर के गलियारे में रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित है? तो वो है काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो वो था आपका 2001 को। अहिल्याबाई होलकर को द फिलोसफर क्वीन इसकी उपाधि किसने दी? तो जॉन के ने। किसने दी? जॉन के ने। उसके बाद पॉक्सो कानून अधिनियम के तहत धारा 22 का संबंध किससे है? तो धारा 22 का जो संबंध है वो है, इसमें से तो किसका नहीं है, डी ऑप्शन है, ठीक है। डी कहाँ? डी ऑप्शन है अश्लील कार्य के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना, ये भी नहीं है। पॉक्सो कानून अधिनियम के तहत धारा 22 का जो संबंध है वो है झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने से। किससे? झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने से। गोंडवाना की रानी थी दुर्गावती, उन पर किसने आक्रमण किया? तो उन पर आसफ खान ने आक्रमण किया, आसफ खान ने। और रानी दुर्गावती इसी के लिए जानी जाती है कि उन्होंने आसफ खान से लोहा लिया था, मुगलों में आसफ खान से। निम्नलिखित शासकों में से अकबर का समकालीन, मतलब अकबर के समय पे कौन सा शासक था? वो थी रानी दुर्गावती, शासिका। आईपीसी की धारा यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 499 का संबंध किससे है? तो वह है ईमेल के माध्यम से, अगर हम संदेश भेज रहे हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित है ये। अगला है रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो वो था गोंडवाना। अगला है लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत क्या आता है? तो उसके अंतर्गत आता है आपकी जांच रिपोर्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था आपके 5 अक्टूबर 1524 में। अगर शादी के 7 साल बाद तक महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति से होती है तो उस पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी? धारा 304 ख, ये याद रखना। अगला, दुर्गावती कौन सा हथियार चलाने में निपुण थी? तो दुर्गावती, याद रखना, दुर्गावती तीर कमान और बंदूक में। तो उसके बाद कौन सी धारा के तहत कोई स्त्री या पुरुष बिना कारण किसी महिला का गर्भपात नहीं करवा सकते? वो है आपकी धारा 312, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, रानी दुर्गावती की किस पशु के शिकार में विशेष रुचि थी? तो वो थी आपकी तेंदुए में। अगला है रानी दुर्गावती इलाहाबाद के किस मुगल शासक से, इलाहाबाद के, ठीक है, याद रखना, लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो है आपके आसिफ खान, आरिफ खान मत कर जाना, आसिफ खान। आपराधिक कानून अधिनियम से संशोधन के लिए गठित समिति का क्या नाम था? तो वो था जस्टिस वर्मा कमेटी। अगला है रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? वो है राजा पृथ्वी सिंह चंदेल की, ठीक है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किससे संबंधित है? तो वो है छेड़छाड़ करने से संबंधित। अगला, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ बनी है? तो वो बनी है आपके बरेला, जबलपुर में, ठीक है। रानी दुर्गावती के नाम पर कौन से नगर का विश्वविद्यालय है? तो वो जबलपुर का ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 93, किस धारा के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति है? धारा 16 की उपधारा 1 में, ठीक है। जबलपुर स्थित संग्रहालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? वो रानी दुर्गावती के नाम पर, ठीक है। अगला है रानी दुर्गावती का विवाह किस आयु में हुआ था? तो आंसर है 9 वर्ष की आयु में। अगला है 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो वो थे आपके इनमें से हरविलास शारदा जी, ठीक है। रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? तो दुर्गावती जी का विवाह हुआ था ज्योतिराव फुले से। किससे हुआ था? ज्योतिराव फुले से। अगला देखिए, किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का योगदान अत्यधिक है? तो सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है वो शिक्षा के रूप में ये सबसे ज्यादा है। किसके रूप में? महिलाओं की शिक्षा के रूप में। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा प्रावधान करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है, ये फैक्ट याद रखना, ठीक है। उसके बाद उन्हें देश की प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है, प्रथम महिला शिक्षक के रूप में, याद रखना, महिला शिक्षक के रूप में। हमने अभी तक 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
तो देखते हैं, ऐसे ही लगता है 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एकदम फुल टॉप क्लास की तैयारी करवाने वाला हूँ, एकदम बढ़िया नंबर आए आपके पेपर में, एक भी टाइप का क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, एक भी नहीं लगे कि ये तो नया लग रहा है कुछ। ठीक है, कोशिश पूरी है इसकी, और इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ते हैं। सावित्रीबाई फुले आधुनिक कविता में प्रथम अग्रणी थी, मराठी कविता में। किसमें? मराठी कविता में। मैरी कॉम ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में ओलंपिक पद जीता था? तो वो था आपकी मैरी कॉम ने जिसमें जीता था वो थी मुक्केबाजी में। किसमें? मुक्केबाजी ने। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रानी दुर्गावती के बारे में हमने पढ़ लिया, रानी दुर्गावती के बारे में। अब हम मैरी कॉम पे आ गए हैं। किस पे आ गए? मैरी कॉम पे। इसके बीच में हमने सावित्रीबाई फुले के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया था। ठीक है, तो मैरी कॉम के बारे में भी आप जानोगे तो बहुत कुछ है। देखो मुक्केबाजी में ये प्रसिद्ध थी। एसिड, अगला क्वेश्चन है, एसिड अटैक का अपराध किस धारा में दर्ज किया जाता है? तो धारा 326, 322 और 320 तीनों में दर्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 104, किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित किया? तो वो है 2015। ठीक है, 2015। उसके बाद है मैरी कॉम का जन्म कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था, 24 नवंबर 1982। खेल के क्षेत्र में किसे 2020 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? तो वो मैरी कॉम ही है, पद्म विभूषण से सम्मानित 2020 में मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम किस संस्था की संस्थापक हैं जो लड़कियों को अपना बचाव करना सिखाती हैं? तो उन्हीं के नाम पर है, वो है MC मैरी कॉम बॉक्सिंग अकेडमी। फाइट क्लब मत करे आना। ठीक है, MC मैरी कॉम बॉक्सिंग अकेडमी। अगला है, मैरी कॉम की प्रेरणा कौन थी? तो वो थी डिक्को सिंह। कौन? डिक्को सिंह। अगला है, विश्व की एकमात्र महिला बॉक्सर कौन है जो 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन बनी है? वो है आपकी मैरी कॉम है। मैंने कहा था ना मैरी कॉम के बारे में बहुत कुछ है जानने को। मैरी कॉम का पूरा नाम क्या है? वो है MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम, यहाँ पे मैनी कॉम कर दिया, गलत है। तो MC मैरी कॉम को भी और डिटेल करें तो मंगटे चुंगनई मैरी कॉम। कौन? मंगटे चुंगनई मैरी कॉम। मैरी कॉम को पद्म विभूषण का मिला 2020 में। ठीक है, रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ था? तो महोबा में हुआ था। उसके बाद हाँ, अभी तक हम अहिल्याबाई के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद रखना। दुर्गावती के पति का नाम क्या था? तो वो है दलपत शाह। कौन थे? दलपत शाह। दुर्गावती किस राज्य की महारानी थी? वो थी गोंडवाना की। अगला है, जीजाबाई के पति का नाम क्या था? वो था शाहजीराव भोंसले। कौन थे? शाहजीराव भोंसले। मैरी कॉम ने कितने AIBA सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका उत्तर है आपका टोटल 5 जीते हैं। अगला, मैरी कॉम ने एशियाई खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक कब जीता था? वो था 1 अक्टूबर 2014 को। मैरी कॉम अपने को क्या कहलाना पसंद करती है? उनको कौन सा नाम पसंद है? वो है सुपर माँ। सुपर मॉम भी आ सकता है, सुपर माँ भी आ सकता है। मैरी कॉम को राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसने नामित किया? तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। ठीक है, मैरी कॉम को मणिपुर सरकार ने कौन सी उपाधि दी है? वह मिथोई लीमा। कौन? मिथोई लीमा। मिथोई लेडी भी बोलते हैं, लेकिन लेडी गलत है, मिथोई लीमा सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 121, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 30 मार्च 2016 को किस खिलाड़ी को मानद उपाधि प्रदान करी है? वो है आपकी MC मैरी कॉम। ठीक है, अगला है, मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है जो उन्होंने खुद से लिखी है? वो है अनब्रेकेबल, जो कभी टूट ना सके, अनब्रेकेबल हिंदी में बोले तो। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वो भी मैरी कॉम है। देख सकते हो आप मैरी कॉम के बारे में कितना कुछ है। मैरी कॉम को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो है आपका 2009 में। किसमें? 2009 में। अगला है, सिंधु ताई सपकाल। अब नई महिला आ चुकी है, सिंधु ताई सपकाल। ये कौन थी? ये एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार अध्यक्ष की पदावधि कितने वर्ष की है? वो है आपकी 3 साल की। ठीक है, अगला है, पॉक्सो अधिनियम किस आयु से कम आयु के बच्चों की उत्पीड़न की सुरक्षा से संबंधित है? तो वो है 18 वर्ष। ठीक है, महाराष्ट्र में परित्यक्त बच्चों की देखभाल कार्य के कारण अनाथों की मां के रूप में किसे जाना जाता है? वो है सिंधु ताई सपकाल। कौन है? अनाथों की मां है ये।
सिंधुताई सपकाल का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 14 नवंबर 1948 को। दिल्ली पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? वो है हिम्मत। ठीक है, चिल्ला, ये कैसा नाम है भाई, ये तो गलत है। ठीक है, तो हिम्मत सही नाम है। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया? तो वो है 2013 में। सिंधुताई सपकाल को प्यार से क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर है माई। क्या है? माई। सिंधुताई सपकाल को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है पद्मश्री। किससे? पद्मश्री। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? तो वो है अक्षय तृतीया को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वर्णन धारा 498 के अंतर्गत किया गया है? तो वो है किसी विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहलाना और ले जाना या हिरासत में लेना। यह है धारा 498। अगला क्वेश्चन, सिंधुताई सपकाल की वास्तविक कहानी से प्रेरित कौन सी एक मराठी फिल्म बनी है? तो वो है मी सिंधुताई सपकाल। अगला क्वेश्चन है, सिंधुताई सपकाल का निधन कब हुआ? तो 2022 में 4 जनवरी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधुताई सपकाल को 2010 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? 2010 में अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान राज्य देश का कौन सा राज्य है? तो दूसरा। पहला कौन था? मैंने आपको बताया, पहला एमपी था और दूसरा है आपका राजस्थान। ठीक है। अगला है, महिलाओं को कानून द्वारा समान वेतन का अधिकार कब पारित किया गया? तो वह 1976 में। भारत की मिसाल महिला, मिसाल व्यक्ति, मिसाल मैन कौन थे? अब्दुल कलाम। और मिसाल महिला है टेसी थॉमस। अब हम टेसी थॉमस पे आ चुके हैं, टेसी थॉमस महिला के बारे में पढ़ेंगे। तो डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ में वैज्ञानिक प्रणालियों की महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर टेसी थॉमस। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2006 में कौन सा कानून बना गया? तो वह है घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून। ठीक है। यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 12 जून को। अब 145 क्वेश्चन, डॉक्टर टेसी थॉमस का जन्म किस वर्ष हुआ? 1963 में। भारत की प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस का जन्म किस राज्य में हुआ? तो वह है केरला। उसके बाद है, किशोर न्याय अधिनियम को देश भर में कब लागू किया है? तो 2000 में। ठीक है। तो चलिए 148 देखते हैं। अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो किस आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है? वो है धारा 306। टेसी थॉमस ने अपना संपूर्ण जीवन को किस मिसाइल विकसित रूप की खोज में व्यतीत किया? तो वह अग्नि मिसाइल। कौन सी? अग्नि मिसाइल। एक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली डॉक्टर टेसी थॉमस महिला वैज्ञानिक थी। कौन सी महिला? प्रथम महिला वैज्ञानिक थी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर टेसी थॉमस को किस वर्ष अग्नि 4 का परियोजना निदेशक बनाया गया? तो 2009 में। किस मिसाइल के सफल परीक्षण के पश्चात डॉक्टर टेसी थॉमस को भारत की अग्निपुत्री के रूप में संबोधित किया गया? तो वो है अग्नि 4 मिसाइल। उसके बाद है, वर्ष 2009 में डॉक्टर टेसी थॉमस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है इंडिया टुडे वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। अगला है, इनमें से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खोया पाया पोर्टल का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? एंड दैट इज 2015 में इसका आरंभ हुआ था। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कितने कारखाने एवं अन्य खतरनाक उद्योगों नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने संविधान के जो किस अनुच्छेद में, पहला तो ये पूछ रहे हैं किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने एवं अन्य खतरनाक उद्योगों में काम करने से प्रतिबंध लगाया? तो वो है 24वां अनुच्छेद। ठीक है। तो यही इसका क्वेश्चन का मतलब था। इंदिरा नूई का जन्म कब हुआ था? इंदिरा नूई का जन्म हुआ था 1955 में, याद रखना। अब ये नेक्स्ट महिला है इंदिरा नूई, इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये भी आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। इंदिरा नूई सीईओ के रूप में किस कंपनी में कार्यरत थी? तो वो है आपकी पेप्सिको कंपनी। अगला है, इंदिरा नूई ने पेप्सिको कंपनी में कितने वर्ष तक काम किया? तो 12 साल तक। उसके बाद है, यूनिसेफ के अनुसार बच्चों के विरुद्ध हिंसा क्या हो सकती है? शारीरिक दुर्व्यवहार हो सकता है, उनके साथ मानसिक दुर्व्यवहार हो सकता है, उपेक्षा या अशिष्ट व्यवहार के रूप में सभी प्रकार से हो सकती है। तो उपयुक्त सभी। भारत सरकार द्वारा यूनिसेफ के बाल अधिकारों पर हुए अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अभिकृति कब प्रदान की गई? एंड दैट इज
इसका जो आंसर है 1992। ठीक है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में समाहित है। क्या क्या समाहित है? इसमें 5 अध्याय हैं, साथ ही साथ 37 धाराएं हैं, याद रखना। ठीक है। अब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान मानव तस्करी में किस स्थान पर है? तो याद रखना छठवें स्थान पर। इंदिरा नूई का भारत में मूल स्थान कौन सा है? वो है आपका चेन्नई। क्या है? चेन्नई। इंदिरा नूई किस वर्ष तक पेप्सिको में सीईओ रही? 2019 तक। अगला है धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ठीक है। तो देखो आवश्यक क्या क्या है, पहले ये देख लो। अपराध के गठन के लिए, ठीक है, तो धोखा, मतलब धोखा हो तो अपराध का गठन के लिए आवश्यक है वो। ठीक है। बल प्रयोग हो सकता है या विवश कर सकते हैं किसी को। ठीक है। लेकिन याचना या अनुनय ये इसके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है। मतलब ये अपराध में नहीं आएगा। अपराध में ये आ सकते हैं लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है। तो यही आंसर है और यही नहीं पूछा जाता ना, इसीलिए। अब बाल श्रम अधिनियम के तहत किस न्यूनतम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना अपराध माना जाता है? तो 14 वर्ष। ठीक है। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2014 में इंदिरा नूई को कौन सा स्थान दिया गया है? वो है उनकी 13वीं रैंक है। ठीक है। अगला है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो एकीकृत बाल विकास सेवा की योजना की शुरुआत 1980 में हुई थी। भारत में मी टू अभियान किससे संबंधित है? तो भारत में मी टू अभियान संबंधित है महिलाओं से। किससे? महिलाओं से। इंदिरा नूई 1986 में ऑटोमोटिव डिवीजन डेवलपमेंट टीम में एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में किस कंपनी में शामिल हुई थी? तो ऑटोमोटिव डिवीजन डेवलपमेंट टीम में एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में जो शामिल हुई थी उस कंपनी का नाम है मोटोरोला। क्या है? मोटोरोला। 1986 में हुई थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, इंदिरा नूई अमेजन में किस पद पर कार्यरत है? तो वो है निदेशक मंडल पर अमेजन में। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा बालकों के प्रति किए गए अपराधों के संबंध में विधान करती है? तो याद रखना 375 से 377 भी करती है, 354 और 509 सभी करती हैं। अगला क्वेश्चन है पॉक्सो एक्ट के विषय में सही कथन कौन सा है? तो पॉक्सो एक्ट के कथन में देखो, पहला कथन बोला है यह बच्चों को यौन आक्रमण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है। बिल्कुल। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को बालक घोषित करता है। बिल्कुल। इस कानून में अपराध करने के प्रयास को भी दंड हेतु एक आधार माना गया है। ये भी सबसे बड़ी बात है। उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2007 में राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी ने इंदिरा नूई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? वो है पद्म भूषण। किससे? पद्म भूषण से। अगला है माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक की लेखिका कौन है? वो है आपकी इंदिरा नूई जी। अगला है इंदिरा नूई फूड एंड बेवरेज कंपनी में कब शामिल? अब देख सकते हो इंदिरा नूई कितनी कंपनी बदल बदल के कहाँ कहाँ शामिल हो रही है। ठीक है। तो उनको याद रखना है। फूड एंड बेवरेज कंपनी में कब शामिल हुई? 1994 में। ठीक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यौन शोषण के शिकार बच्चों में से लगभग कितने प्रतिशत अपने साथ दुर्व्यवहार करने वाले से परिचित होते हैं? 90%। मतलब उनको पता होता है कि किसने हमारे साथ शोषण किया है। 90% बच्चे। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान राजस्थान में कब शुरू हुआ? तो 2018 में 18 मार्च को। ठीक है। अगला है पेप्सिको कंपनी में इंदिरा नूई का प्रथम पद क्या था? सबसे पहले वो किस पद पर थी? तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर। अगला है इंदिरा नूई पेप्सिको कंपनी की सीईओ कब थी? मतलब कौन से नंबर की सीईओ थी? तो 5वें नंबर की। ठीक है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन। अब अगली जो मेन महिला, जो महान महिला के बारे में बात करेंगे हम, वो है हमारी गौरा देवी। तो उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन को प्रारंभ करने वाली थी वो थी हमारी गौरा देवी। गौरा देवी का जन्म कब हुआ था? 1925 में। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम में धारा 16 में क्या प्रावधान है? तो धारा 16 में है घरेलू मजिस्ट्रेट के पास सुनवाई। याद रखना, मजिस्ट्रेट के पास सुनवाई। ये सॉरी, इसका गलत हो गया, बंद कमरे में सुनवाई। हाँ। तो जो घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम था उसमें धारा 16 में यही प्रावधान है कि आपकी बंद कमरे में सुनवाई की जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, सन 1962 में गौरा देवी को किस गांव के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? वो आपके रैनी गांव। किस गांव में? रैनी गांव में। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया? तो घरेलू हिंसा से जो संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम था 2005, वो उसको लागू
किया गया 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, गौरा देवी को प्रथम पर्यावरण हितैषी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1986 में, याद रखना 1986 में। उत्पीड़ित महिला की सहायता हेतु उपलब्ध कौन सी सहायता है? तो देखो, उसको कानूनी सेवाएं दी जाती हैं, परामर्श सेवाएं दी जाती हैं, उसको सलाह दी जाती है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, धनार्जन धन के रूप में भी सहायता की जाती है, तो उपयुक्त सभी हैं। अगला है, महिला को साइबर मार्फिंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाली आईपीसी की आईटी एक्ट कानून की धारा कौन कौन सी हैं? तो धारा 120 बी आईपीसी, धारा 469 आईपीसी, धारा 67 आईटी एक्ट, तो उपयुक्त सभी हैं। अगला, गौरा देवी की मृत्यु किस वर्ष हो गई? तो 1991 में, 1991 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 का क्या है? तो वो है बलात्कार की सजा देने के लिए है। घरेलू हिंसा महिलाओं पर कौन सा जघन्य अपराध शामिल है? तो वो है शारीरिक मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, गिरफ्तार, ये सभी शामिल हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति महिलाओं को अधिक सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायता करती है? तो वो है शिक्षा तक बेहतर पहुंच। जिस महिलाओं की शिक्षा अच्छी होगी तो वो आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनेंगी। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब किया गया? तो उसमें संशोधन किया गया, देखो, दहेज निषेध अधिनियम जो सबसे पहली बार आया था 1961 में आया था, संशोधन हुआ था उसमें, तो सेकेंड एडिशन 1986 में आया था। ठीक है, धारा 354 डी किससे संबंधित है? तो किसी महिला ताक झाक करना किससे संबंधित है? ताक झाक करना नहीं, ताक झाक करना नहीं, इसका जो सही उत्तर है किसी महिला का पीछा करना। धारा 354 डी का किसी महिला का पीछा करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो विकासशील देशों में लड़कियों के माध्यमिक शिक्षा से वंचित रहने का कारण क्या है? वो यही है कि उनसे घरेलू काम करवाते हैं, बाल विवाह हो जाता है, महंगे शुल्क होते हैं, तो उपरोक्त सभी कारण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की गई थी? तो याद रखना गुरुपद स्वामी समिति। अगला है, आईपीसी की निम्न में से कौन सी धारा महिला तस्करी से संबंधित नहीं है? तो वो है धारा 375। बाकी ये जो धारा है वो सभी महिला तस्करी से संबंधित है। आप चाहें तो इन धारा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कहीं और सोर्स से। पॉक्सो अधिनियम किस उम्र के से कम के बालकों हेतु लागू किया जाता है? ये बता चुका हूं अभी 18 वर्ष। बालक अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बालक के अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, राजस्थान की किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु सर्वप्रथम कानून बनाया गया था? वो था जोधपुर में। कहाँ बनाया गया था? जोधपुर में। धारा 354 सी किससे संबंधित है? वह ताक झाक करने से। इसका है आंसर ताक झाक करना। ठीक है, याद रखना धारा 354 सी। निम्नलिखित में से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का कौन सा रूप नहीं है? तो महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देना, ये कोई हिंसा नहीं है, वो तो महिलाओं का अपना हक है। ठीक है, याद रखना। महिलाओं को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। उसके बाद बालिकाओं के साथ संपर्क के लिए निम्नलिखित में से किन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाना अनिवार्य है? तो वो है महिला पुलिस कर्मी की। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अपने उपदेशों में सर्वाधिक महिला अधिकारों की रक्षा का वर्णन करता है? तो वो है यहूदी धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है। कौन है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में सर्वाधिक महिला अधिकारों की रक्षा का वर्णन है। निम्नलिखित में से महिलाओं के विकास का कौन सा उपाय है? तो याद रखना लिंग सशक्तिकरण उपाय महिलाओं के विकास का उपाय है। उसके बाद बाल श्रम के दुष्प्रभाव में सम्मिलित कौन सा कारक है? तो बाल श्रम के जो दुष्प्रभाव में से निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? तो बाल श्रमिकों का शोषण, बच्चों के विकास में बाधक और बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव, ये तीनों के तीनों शामिल हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। उसके बाद लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित किया गया था? तो लैंगिक अपराधों से बालकों की जो सुरक्षा करने का जो अधिनियम था वो 2012 में पारित किया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से घरेलू हिंसा में कौन सी हिंसा शामिल है? केवल मानसिक हिंसा, केवल शारीरिक हिंसा, कि घर के अंदर हिंसा, या उपरोक्त सभी? देखो, मानसिक हिंसा भी घरेलू हिंसा में आती है, शारीरिक हिंसा भी, और घर के अंदर जो हिंसा होती है वो भी आती है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। उसके बाद महिला आंदोलनों में कौन सी रणनीति का उपयोग किया जाता है? तो महिला आंदोलनों में हमेशा
याद रखना, जागरूकता का प्रसार किया जाता है, भेदभाव से लड़ना सिखाया जाता है, न्याय की तलाश करना सिखाया जाता है। तो उपरोक्त सभी। उसके बाद आईपीसी की कौन सी धारा साइबर स्टॉकिंग के विरुद्ध महिला को सुरक्षा प्रदान करती है? तो धारा 509। धारा 509 है जो कि साइबर स्टॉकिंग के विरुद्ध महिला को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद चलते हैं तो जम्मू कश्मीर में घरेलू हिंसाओं से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन ही गलत में प्रिंट हो गया है, ये 2005 यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? तो याद रखना 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, उसके बाद संसद द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अधिनियमित कानून कौन सा है? देखो, विशेष विवाह अधिनियम 1958, ये भी है महिलाओं के कल्याण के लिए। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1978, ये भी है। दहेज निषेध अधिनियम 1961, ये भी है। याद रखना, इनकी डेट याद कर लेना और नाम याद कर लेना, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी है। अगला चलते हैं, भारत में महिलाओं के साथ कब भेदभाव किया जाता है? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों जीवनों में भेदभाव होता है। तो उपरोक्त सभी। उसके बाद प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये अधिनियम लागू किया गया 1 जनवरी 1996 को, कि महिला के प्रसव के पूर्व, गर्भावस्था में प्रसव के पूर्व कभी भी लिंग जांच नहीं हो सकती। उसके बाद एक पुरुष अथवा महिला जो पुरुषों और महिलाओं हेतु समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है, इसे कहते हैं नारीवाद। क्या कहते हैं? नारीवाद। उसके बाद विधवाओं के लिए शारदा सदन की जो स्थापना करी थी वो करी थी हमारी पंडित रमाबाई ने। किसने करी थी? पंडिता रमाबाई ने। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने उनके समाज सुधार कार्यों के लिए केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि समाज सुधार कार्यों के लिए पंडिता रमाबाई को दी गई थी। किसको दी गई थी? पंडिता रमाबाई को दी गई थी। विधवा पुनर्विवाह के विचार की वकालत किसके द्वारा रखी गई थी? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कितने देशों में 1960 के दशक से अब तक महिलाओं का नेतृत्व किया गया है? तो 57 देशों में अभी तक महिलाओं का नेतृत्व किया गया 1960 के दशक से। उसके बाद स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी है वो लिखी हमारी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। उसके बाद लैंगिक समानता की समस्या किसके लिए प्रासंगिक है? तो जो लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी, उसकी जो समस्या है वो महिलाओं के लिए है कि नहीं? भाई, महिलाओं के लिए तो नहीं है। विकासशील देशों के लिए है? नहीं। सभी समाज महिलाओं एवं पुरुष हेतु समान रूप से है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु प्लेग से हुई जबकि वे प्लेग से पीड़ितों की सेवा कर रही थी? तो इसका आंसर है ज्योतिराव फुले। प्लेग की जब महामारी फैली थी तो वो पीड़ितों की सेवा कर रही थी लेकिन खुद प्लेग से ग्रस्त हो गई। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार ने उनके समाज और देश की सेवा के लिए पद्म भूषण साथ ही साथ पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया है? तो वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से महिला सशक्तिकरण का कौन सा एक अधिकार नहीं है? महिलाओं की शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल ये अधिकार है। महिलाओं की स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल। महिलाओं को कार्य करने का अधिकार, बिल्कुल। महिलाओं का अपराध करने का अधिकार, ये कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद अल्तेकर के अनुसार महिलाओं की स्थिति में स्पष्ट रूप से गिरावट कब से आरंभ हुई? तो वही थी हमारी गुप्त काल से। कब से? गुप्त काल से। उसके बाद बिना पुनर्जागरण के कोई सुधार संभव नहीं है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे हीगल ने। किसने कहा है? हीगल ने। आधुनिक काल में भारत में किस चीज़ का मतलब क्या हुआ? तो राष्ट्रीय भावनाओं का बीजारोपण हुआ, भारत गुलाम बना, भारत पिछड़ गया, या फिर भारत का चतुर्दिक विकास हुआ? तो याद रखना, राष्ट्रीय भावनाओं का बीजारोपण हुआ आधुनिक काल में भारत में। तो महिलाओं को बौद्ध संघ में नन के रूप में शामिल होने पर सामान्यतः किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो उन्हें भिक्खुनी बोला जाता है। भिक्षुणी भी हो सकता है और भिक्खुनी भी हो सकता है। ठीक है, दोनों नाम का मतलब एक ही है। विकासशील कार्यों में लड़कियों के माध्यमिक शिक्षा से वंचित होने का कारण क्या है? तो घरेलू कार्य, बाल विवाह या महंगे जो फीस होती हैं, वो तीनों कारण हैं, उपरोक्त सभी। उसके बाद वर्ष 1917 में गठित भारतीय महिला संघ की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी हमारी एनी बेसेंट। 1917 में भारतीय महिला संघ की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। उसके बाद गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है वो हमारी लिखी है ज्योतिराव फुले ने। किसने लिखी है? ज्योतिराव फुले ने। राज्य विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना, वो थी हमारी सानो देवी। कौन थी?
सानो देवी राज्य विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। उसके बाद भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है आपकी सुचेता कृपलानी जी। कौन है? सुचेता कृपलानी जी। उसके बाद भारत में महिला शिक्षा के संबंध में सरकारी नीति का आधार किसने तैयार किया? तो वो थे बैथ्यून ने। बैथ्यून ने सरकारी नीति का आधार शिक्षा के संबंध में तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को शास्त्र विरोधी बताकर सरकार से इस बारे में कानून बनाने की मांग किसने की? तो वो है राजा राम मोहन राय जी। उसके बाद उच्च न्यायालय को प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ। उसके बाद प्राचीन समय में लोग पुरु के बारे में यह विश्वास करते थे कि वह श्रेष्ठ है। ठीक है। उसके बाद भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो वो थी हमारी मुथुलक्ष्मी अम्मैयारी। मुथुलक्ष्मी अम्मैयारी। और मुथुलक्ष्मी ने 1956 में पुरस्कार प्राप्त किया था, उसका नाम था पद्म भूषण। पद्म भूषण। सन 1974 में महिलाओं के लिए कौन सा पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था? तो वो है हमारा SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था महिलाओं के लिए 1974 में। आशा का क्या अर्थ है? जो आशा एक पहल शुरू करी गई है सरकार द्वारा, उसका अर्थ है कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता, मतलब मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ताओं की ये एक पहल है। इसका जो अर्थ है वो यही है। उसके बाद वर्ष 1996 में पारिवारिक महिला लोक अदालत कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो पारिवारिक महिला लोक अदालत कार्यक्रम महिला आयोग द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा स्टार्ट किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग का क्या अनुपात है? वो है 914। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च मातृ मृत्यु दर में योगदान करने वाला कौन सा कारक है? जो महिलाओं की मृत्यु दर है तो उसमें जो मेन कारण क्या है उसका? तो मेन जो कारण है वो है शीघ्र विवाह। वो क्या है? शीघ्र विवाह। जल्दी कम उम्र में विवाह कर देते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सशक्तिकरण का एक प्रकार है? तो वो है आपका उत्तर राजनीतिक सशक्तिकरण। अगला है, संविधान में महिलाओं की गरिमा को कम करने वाली प्रथाओं के त्याग में क्या शामिल है? तो महिला की गरिमा को कम करने वाली प्रथा कौन सी है? इसका मतलब ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि संविधान में जो महिलाओं की गरिमा को कम करते हैं वो जो प्रथाएं होती हैं उनके त्याग में क्या क्या शामिल है। ठीक है। तो महिलाओं की गरिमा को कम करने वाली प्रथाओं के त्याग में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। ठीक है। उसके बाद महिला समृद्धि योजना कार्यक्रम किसके लिए आरंभ किया गया था? तो वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। ये वृद्धावस्था महिला ये नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कार्यस्थल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो देखो, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो देखो, महिला को मौद्रिक राहत मिलती है। अगर महिला का कुछ नुकसान हुआ है तो उसको खर्चे के लिए वो मांग कर सकती है। दूसरा, शारीरिक शोषण। अगर महिला का शारीरिक शोषण हुआ है तो ये भी मतलब घरेलू हिंसा में शामिल होता है। उसके बाद संरक्षण आदेश, मतलब जो जज हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, वो महिला को संरक्षण आदेश महिला के लिए जारी कर सकते हैं कि इसको सुरक्षा प्रदान करी जाए। लेकिन घरेलू हिंसा में जो कार्यस्थल कोई संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है कार्यस्थल। उसके बाद प्राचीन काल के दौरान निम्नलिखित में से किस रानी ने चंद्रगुप्त प्रथम के साथ शासन किया था? तो इसका सही उत्तर है वो है कुमार देवी ने। किसने किया था? कुमार देवी ने। द हाई कास्ट हिंदू वुमन पुस्तक किसने लिखी है? तो पंडिता रमाबाई ने। डुवर्स इक्वलिटी रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो वो आई थी 1974 में। अगला है, महिला हेल्पलाइन योजना कब आरंभ हुई थी? तो वो हुई थी 2015 में। मंगल दिवस योजना किस प्रदेश के द्वारा आरंभ की गई थी? तो वो थी मध्य प्रदेश के द्वारा मंगल योजना। माँ और माँ, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है। लड़कियों को शिक्षा और उनके कल्याण के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। महिलाओं योजना हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए क्या सहायक है? तो वो है स्टेप। ये स्टेप क्या है? ये जो स्टेप है ये कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो स्टेप को ऐसे लिखा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है, जो एस से हमारा फुल फॉर्म, एस का मतलब होता है सपोर्ट टू ट्रेनिंग। ठीक है। तो टी का मतलब होता है टू ट्रेनिंग,
ई का मतलब होता है फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट और उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये जो प्रशिक्षण रोजगार कार्यक्रम है वो सहायक है। तो ये इसका उत्तर है स्टेप। जीजाबाई ने किसको संस्कार दिए थे? तो जीजाबाई हमारे शिवाजी महाराज की माता जी थी, तो शिवाजी को संस्कार दिए थे। चांद बीवी ने किस मुगल सम्राट से टक्कर ली थी? तो वो ली थी अकबर से। किससे ली थी? अकबर से। उसके बाद महिलाओं को प्रियदर्शनी योजना क्या प्रदान करती है? तो महिला सशक्तिकरण, मध्य गंगा मैदानी क्षेत्रों में आजीविका, महिलाओं को कानूनी, राजनीति और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने का अधिकार, तो ये उपरोक्त सभी प्रदान करती है। उसके बाद गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब आरंभ की गई थी? तो वो की गई थी 2010 में। उसके बाद महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन कब आरंभ किया गया था? तो याद रखना 15 अगस्त 2011 को। अगला है ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु छात्र स्वयंसेवकों की भागीदारी के माध्यम से कौन सी योजना सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है? मतलब छात्र स्वयंसेवक ने भागीदारी ली थी महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु, ग्रामीण महिलाओं के। तो ये कौन सी योजना सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है? तो वो है हमारी प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखना 1856 में। अगला है किस योजना का उद्देश्य लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना और बालिकाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना। मतलब एक योजना है जिसमें बालिकाओं की शिक्षा के बारे में भी बात की जाती है और बालिकाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। इसके साथ साथ लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोका जाता है। तो वो है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये सब योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना का उद्देश्य क्या है? तो वो यही है कि बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना या फिर महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना या फिर वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करना या कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को रोकना। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है महिलाओं के जीवन की जो गुणवत्ता है उनको अच्छा जीवन प्रदान करना, ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो है हमारी ललिता कुमार मंगलम। उसके बाद बेबी मांझी यामेदा बनाम भारत संघ का मामला किस बारे में है? तो वो है सैरोगेसी के मामले में, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये बेबी मांझी ये क्या है ये चीज़। देखो एक इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो एक जापानी जोड़ा था, एक कपल था, वो भारत में आया और उसने क्या किया कि मतलब सैरोगेसी के माध्यम से यानी कोख में बच्चे को पालने वाली एक वो होती है चीज़, उसके माध्यम से उसने बच्चा पैदा करने का फैसला किया था। अब वो बच्चा था जिसका नाम बेबी मांझी था। क्या था? जिसका नाम बेबी मांझी। वो पैदा होने से पहले ही उस जो जोड़ा था ना, जो कपल था, उसका क्या हो गया? तलाक हो गया। अब तलाक हो गया तो अब जो बच्चा पालन कर रही थी जो माँ अपनी कोख में, उसने उसको बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। अब ये कानून के पास गए। कानून में अब देखो पिता ने कहा कि मैं इस बच्चे को गोद लूँगा, लेकिन भारतीय कानून के अनुसार पिता इस टाइम में अब बच्चे को गोद नहीं ले सकता था, ठीक है। अब वो बच्ची की नागरिकता तो बिल्कुल ही बेकार हो गई, ना तो वो भारतीय रही ना वो जापानी रही। तो जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, उसने कहा कि ये दादी के साथ जापान जाएगी और दादी के साथ उसको जापान जाने की इजाज़त दी। अंत में भारत सरकार ने ये एहसास हुआ भारत सरकार को कि यार हमने तो इस चीज़ पे कोई कानून बनाए ही नहीं है, तो देश में हमें सैरोगेसी के कानून बनाने चाहिए, ठीक है, और जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। तो बस यही है कि बेबी मांझी यामेदा बनाम भारत संघ का मामला किस बारे में है? तो सैरोगेसी के बारे में, ठीक है, कोख में बच्चा पालन। उसके बाद कौन सा अधिनियम समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान मजदूरी का प्रावधान करता है? तो वो है समान पारिश्रमिक, मतलब समान परिश्रम करना, ठीक है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना कब आरंभ हुई थी? तो वो 2015 में हुई थी। उसके बाद महिलाओं के लिए ई लर्निंग मॉड्यूल एवं स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास के माध्यम से सीखने के वातावरण में वृद्धि करना किस योजना का उद्देश्य है? तो वो है नंद घर योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री वंदना योजना का कार्य क्या है? वंदना योजना का तो वो ये है कि यह गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव एवं अच्छे पोषण को सुनिश्चित करती है। कौन सी योजना? वंदना योजना। उसके बाद कौन सी योजना 15 अगस्त 2011 को आरंभ की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए ABCD, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। उसके बाद वर्ष 1996 में पारिवारिक महिला लोक अदालत कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा।
क्या शुरू किया गया था? पारिवारिक महिला लोक अदालत कार्यक्रम। सर्व शिक्षा अभियान क्यों आरंभ किया गया था? देखो, सर्व शिक्षा अभियान इसलिए आरंभ किया गया था कि भारत का हर नागरिक कम से कम प्रारंभिक शिक्षा तो पूर्ण किए हुए हो, यानी उस प्रारंभिक शिक्षा को यूनिवर्सल मान लिया गया, यानी सार्वभौमिकरण उसका कर दिया गया कि हर व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट करी होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति साक्षर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते में कितने वर्ष तक जमा किया जा सकता है पैसा? तो वो 15 वर्ष तक। उसके बाद किसी विशिष्ट कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी क्या होती है? तो देखो, अब न्यूनतम मजदूरी किस चीज़ पर निर्भर करेगी किसी विशिष्ट कार्य के लिए? कर्मचारी के लिंग के आधार पर? बिल्कुल नहीं। कार्य इतनी सारी योजनाएं कानून बन गए तो क्या लिंग पर निर्भर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्य की प्रकृति एवं लिंग दोनों पर निर्भर? गलत। यदि कार्य समान है तो लिंग से स्वाधीनता? बिल्कुल, कार्य समान है तो लिंग से स्वाधीनता, यही आंसर है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को 10% अधिक, ये भी गलत है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत सरकार ने खातों के लिए न्यूनतम वार्षिक जमा आवश्यकता को पूर्व के 1000 रुपये से कम करके कितना कर दिया है? मतलब पहले सरकार 1000 रुपये मांगती थी कि हर साल 1000 रुपये जमा करें सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते में, लेकिन अब तो वो कहती है कि केवल 250 रुपये जमा करें। ठीक है, अगला है, एक प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अपनी बालिकाओं के लिए अधिकतम कितने खाते खोल सकता है? तो इसका सही उत्तर है 3 खाते। कितने? 3 खाते। उसके बाद सती प्रथा को किस वर्ष कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया था? तो सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया था? तो वो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? ये इंपोर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी ने। विधवा पुनर्विवाह के प्रचार प्रसार की पहल करने वाले समाज सुधारक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर, ये भी इंपोर्टेंट है। उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वो हुआ था 1956। इसमें क्या था कि मतलब महिलाओं को और पुरुष को, चाहे वो लिंग के हिसाब से, दोनों को समान रूप से उत्तराधिकार मिलेगा संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1992 में। उसके राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में। उसके बाद बाल विवाह अधिनियम 1929 को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो है बाल विवाह अधिनियम को दूसरा नाम है शारदा अधिनियम। अगला है, बाल विवाह अधिनियम 1929 में लड़कियों के लिए विवाह की कितनी आयु निर्धारित करी गई थी? तो वो थी 14 वर्ष। 1929 में, याद रखना, 14 वर्ष निर्धारित करी गई थी, लेकिन अब तो 18 वर्ष है। अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम यानी सीता, ये कब पारित किया गया था? तो याद रखना, ये पारित किया गया था 1956 में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पुत्रियों और पुत्रों के लिए समान विरासत का अधिकार प्रदान करता है? तो वो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ये अभी भी आया था, पिछली बार जस्ट अभी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1958 में आया, जो पुत्रियों और पुत्रों के लिए समान विरासत का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी जयंती पटनायक। उसके बाद है, कौन सा अनुच्छेद जाति, पंथ और लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, यानी रोकता है? ठीक है, तो वो है अनुच्छेद 15। उसका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य कार्य के लिए, यानी सामान्य नहीं समान कार्य, यहाँ पर लिखा होना चाहिए समान, तो समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया है? वो है अनुच्छेद 39 में। उसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इसके रोकथाम, निषेध एवं निवारण, ये अधिनियम 2013 में किस पर लागू होता है? ये केवल महिला पर होता है। ठीक है, पुलिस महिला दोनों पर नहीं, केवल महिला पर। उसके बाद कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 किस पर लागू होता है? अभी देखो महिला पर लिखा था, अब यहाँ पे ऑप्शन बदल गए, तो याद रखना संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में। ठीक है, यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक समिति बनाने का नियम है। उस समिति को क्या कहा जाता है? आंतरिक शिकायत समिति। उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या मांगने या स्वीकार करने पर क्या दंड है? तो याद रखना 6 महीने तक की कैद और 5000 तक का जुर्माना। ठीक है, उसके बाद आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 304B के अनुसार किसी महिला के विवाह के कितने वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाए तो इसे दहेज मृत्यु कहा जाता है? तो वो है 7 वर्ष। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, लेकिन बदल के आया है सर, घुमा के। यदि किसी महिला की गर्भावस्था पहली तिमाही
यानी 12 सप्ताह के भीतर होती है, तो गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन एमटीपी के लिए एक डॉक्टर की राय आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, यदि किसी महिला की गर्भावस्था 12 सप्ताह से अधिक तथा 20 सप्ताह तक की होती है तो गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन एमटीपी के लिए 2 डॉक्टरों की राय आवश्यक है। कितने डॉक्टरों की? 2 डॉक्टरों की। अब अगला है, भारतीय कानून के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष। अगला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रख्यात महिलाओं उत्कृष्ट संगठनों और संस्थानों को 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार के नाम से विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने नारी शक्ति पुरस्कार दिए जाते हैं? काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसमें कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट भी हैं। तो देखो, सबसे पहला तो ये है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनता है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यात महिला उत्कृष्ट संगठनों और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वो विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। अब कुल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं यार रखना 15, ठीक है। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी प्रतिषेध उसका, तो अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 अधिनियम से। अगला है, समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति का कारण क्या है? दहेज प्रथा, उनकी शिक्षा ना होना, उनकी पर्दा प्रथा, ये सभी मेन कारण है। उसके बाद इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब शुरुआत हुई? तो 2010 में। कब हुई? 2010 में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब शुरू हुआ था? तो 15 अगस्त 2011 में। 15 अगस्त 2011 में। उसके बाद महिला हेल्पलाइन योजना कब शुरू हुई थी? तो याद रखना, इसका जो उत्तर है 2015 में, सॉरी 2015 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनको कल्याण प्रदान करती है? तो वो है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों को शिक्षा और उनको कल्याण, ठीक है। कौन सी योजना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सी योजना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छात्र स्वयंसेवकों की भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। मतलब एक योजना है जो कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, और इसके लिए वो छात्र स्वयंसेवकों की मतलब यूज कर रही है और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। तो वो योजना का नाम है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून में कौन सी धारा है? वो धारा 498। उसके बाद वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर, ये तो सबको पता होता है, 1090। उसके बाद अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो है नीरजा भानोत। कौन है? नीरजा भानोत। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? ये सबको पता है, कल्पना चावला। प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। बचपन में पढ़ा था। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन है? तैयार रखना, देविका रानी, ठीक है। उसके बाद भारत की प्रथम महिला पायलट कौन है? तो याद रखना, हरिता कौर दयाल। उसके बाद दिल्ली की शासिका बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो है आपकी रजिया सुल्तान। हिस्ट्री में पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत में। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है आपका इटली में। उसके बाद महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला देश कौन सा था? या फिर बोल सकते प्रथम देश होगा, प्रथम देश कौन सा था? वो है आपका न्यूजीलैंड। उसके बाद वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति कंडीशन कैसी थी? वो अच्छी थी। उसके बाद महिला सशक्तिकरण का भाग नहीं है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार बिल्कुल है, महिलाओं को कार्य करने का अधिकार बिल्कुल है, महिलाओं का स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है, महिलाओं को अपराध करने का अधिकार, ये गलत है, ये नहीं है भाग, ठीक है, यही आंसर है। उसके बाद देश की प्रथम महिला पुलिस अधिकारी कौन बनी? तो वह है आपकी आईपीएस किरण बेदी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कानून महिला सशक्तिकरण में सहायक नहीं है? तो महिला सशक्तिकरण में जो सहायक नहीं है वो है आपका हिंदू उत्तराधिकार, ये तो है बिल्कुल। समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये भी है। बुद्धि लब्धि अधिनियम, ये नहीं है, ठीक है। बुद्धि लब्धि अधिनियम ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो वो है आपका केरल में। याद रखना, ये इंपोर्टेंट है। उसके बाद भारत में किस शताब्दी में नारी मुक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ? तो वह 19वीं शताब्दी में। उसके बाद समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो समान पारिश्रमिक मतलब समान परिश्रम किया जाएगा लिंग के आधार पर, कोई मतलब उसी आधार पर वेतन भी समान देंगे, तो 1976 में। उसके बाद भारत में महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग की
प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक। अभी अभी बताया था, जो फिर से आ गया। इंदिरा नूई अमेज़न में किस पद पर कार्यरत हैं? तो यार निदेशक मंडल पद पर। उसके बाद इंदिरा नूई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है पद्म भूषण से। उसके बाद अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ था? तो 31 मई 1725। ये फिर से आ गया, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित थे? तो वो थे आपके विधवा पुनर्विवाह से। तो यहाँ जाके ये पूरी आपकी फिनिश हो जाती है फ्रेंड, ठीक है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। यहाँ पे आपका पार्ट 1 ख़त्म होता है और मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में। पार्ट 1 को पूरा देखें तभी पार्ट 2 को देखें। अगर आप पार्ट 2 को नहीं देखोगे तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।